नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 5 अप्रैल 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पीपीएसी यानी पेट्रोलियम योजना एंड विश्लेषण प्रकोष्ठ, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत एक निकाय है। दूसरा कथन है यह भारत में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के बारे में डेटा प्रदान करता है। तीसरा है यह भारत सरकार की हाइड्रोकार्बन आधारित सब्सिडी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। दोस्तों, उपयुक्त कथनों में से कौन सा से गलत है? यहां पर देखिए, उपरोक्त ये जो 3 कथन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो जैसा कि पहला कथन अगर देखा जाए तो ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा इसे वर्ष 2002 में पीपीएसी का उद्घाटन किया गया था। तो दोस्तों, 3 अप्रैल 2023 को यह अपना 22वां स्थापना दिवस मना रहा है। तो यह किस मंत्रालय की पहल थी? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो ऐसे में पहला कथन तो गलत है। दूसरा है कि यह भारत में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के बारे में डेटा, यह एकदम सही कथन है, क्योंकि पीपीएसी अपनी स्थापना के 2 दशकों से अधिक समय में तेल और गैस क्षेत्र के बारे में व्यापक डेटा प्रबंधन के अलावा पीएमयूवाई, उज्ज्वला, डीबीटीएल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, एलपीजी सब्सिडी और गैस मूल्य निर्धारण के प्रबंधन को विनियमित बाजार में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, इस मंत्रालय को सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मिट्टी के तेल की सब्सिडी के प्रबंधन और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए भाड़ा सब्सिडी सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के निर्वहन में काफी सहायता भी प्रदान की है। दोस्तों, पीपीएसी तेल और गैस क्षेत्र में डाटा बैंक का रख रखाव भी करता है और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस क्षेत्र तथा घरेलू मूल्यों में आ रहे रुझानों का विश्लेषण भी करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह दूसरा तो सही है। तीसरा कथन, यह भारत सरकार की हाइड्रोकार्बन आधारित सब्सिडी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित, यह भी कथन एकदम सत्य है। तो अब यहां पर देख सकते हैं कि गलत कौन सा है? तो केवल पहला कथन गलत है, अतः उत्तर ए होगा। दोस्तों, इससे संबंधित पीआईबी में आई हुई खबर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 22nd फाउंडेशन डे पीपीएसी यानी 3 अप्रैल 2023 को 22वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। चूंकि 3 अप्रैल 2002 को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने इसकी स्थापना की। तो ये इसके क्या है? कार्य है। इसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दर्रों और स्थान के निम्नलिखित युग्मों में से कितने सुमेलित हैं? दोस्तों, यहां पर बात की जा रही किसकी? दर्रों की, जिसे हम पासेस कहते हैं। तो यह पासेस, इनका निर्माण कैसे होता है, यह भी जानना आवश्यक है। तो दर्रा क्या होता है? तो यह 2 पहाड़ियां यानी 2 पहाड़ियों के बीच, या इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। तो 2 पहाड़ियों के बीच प्राकृतिक रूप से बने हुए रास्ते को दर्रा कहते हैं। दर्रे का निर्माण मुख्यतः नदियों के बहने से होता है, लेकिन कुछ अन्य कारण से भी दर्रों का निर्माण हो सकता है, जैसे भूकंप जनित घटनाओं से, ज्वालामुखी क्रियाओं से, उल्का पिंडों के गिरने से या जमीन के खिसकने से भी दर्रे का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं, यहां पर दिया गया है नाथुला दर्रा, यह सिक्किम, बारालाचाला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, पालघाट दर्रा महाराष्ट्र। तो इसमें दिया गया है कि केवल 1 युग्म सत्य है, या 2 युग्म सत्य है, या केवल 3 युग्म सत्य है। तो दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि सीधे सीधे अगर हम देखें तो नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा, ये दोनों कहाँ है? तो यह है सिक्किम में अवस्थित है। तो यह पहला कथन तो सही है। दूसरा है बारालाचाला दर्रा।
तो बारालाचा ला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ से चेनाब चंद्रा और भागा नदी निकलती है। कौन सी? चेनाब नदी बारालाचा ला दर्रे से। तो ऐसे में दूसरा युग्म गलत हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा। इसी तरह से लिपू लेक की बात की जाए तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह जो है उत्तराखंड वाला क्षेत्र है। तो उत्तराखंड में लिपू लेक, नीति, माना, ये सब दर्रे हैं। तो लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड, यह भी सही है। तो इसमें कह रहे हैं ना कितने सुमेलित हैं, तो पहला तीसरा सुमेलित है, यानी 2 इसमें कथन सुमेलित है। अब बात आती है पाल घाट की। तो पाल घाट के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे ऊपर क्या है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा दर्रा। तो पाल घाट ये देख सकते हैं कि केरल में है। तो ऐसे में यह भी कथन गलत है। तो इसमें कौन सा युग्म सही है? तो केवल 2 युग्म, यानी उत्तर इसका बी होगा। इससे संबंधित द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि 7 टूरिस्ट किल्ड एज एवलांच हिट्स रोड फ्रॉम गैंगटोक टू नाथुला दर्रा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा सिक्किम में है, बोम जिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, बुमला, टुंगा, दिहांग, दीफू, ये से देख रहे हैं ना सारे दर्रे हैं। इसी तरह स्थाल घाट महाराष्ट्र में है, भोर घाट भी महाराष्ट्र में है, पाल घाट केरल में है, यही नीचे सेनकोट्टा दर्रा भी है। इसी तरह से आप देख सकते हैं लिपू लेक, नीति और माना, ये तीनों दर्रे उत्तराखंड में है। शिपकीला दर्रा, यहाँ से सतलज नदी भारत में या हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, उसी से नीचे रोहतांग दर्रा, यहाँ से रावी नदी निकलती हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जोजिला दर्रा यह भी एकदम बाउंड्री पर ही है लद्दाख और जम्मू कश्मीर के, बुर्जिल, अगहिल, कराकोरम ये सब लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दर्रे हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, कौन सा से कथन सही है? किसी भी स्थान का तापमान, देखिए क्या कह रहा है, किसी भी स्थान का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर हीट वेव की घोषणा की जाती है। गर्मी और शीतलहर की घोषणा के लिए नोडल एजेंसी IMD है। तो दोस्तों क्या यह दोनों कथन सत्य हैं? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहला कथन गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी स्थान का तापमान 40 डिग्री नहीं, हीट वेव जब घोषित किया जाता है जब मैदानी क्षेत्र का तापमान 40 डिग्री या उससे अधिक चला जाता है और पहाड़ी क्षेत्र का तापमान 30 डिग्री या उससे अधिक, कम से कम 30 डिग्री, तो इससे अधिक जाता है तो ग्रीष्म लहर की घोषणा की जाती है। इसी तरह से तटीय क्षेत्रों में सामान्य से 4.5 डिग्री या उससे अधिक यानी 37 डिग्री सेल्सियस तक तो हीट वेव घोषणा की जाती है। और यह घोषणा कौन करता है? तो भारतीय मौसम विभाग यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD। तो दूसरा कथन तो सही है, पहला गलत हो जाता है। तो अतः उत्तर क्या होगा? केवल 2 यानी बी सही होगा। इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है, यहां पर आप देख सकते हैं समर रेजोल्यूशन हीट वेव फोरकास्ट मस्ट बी टेकन एज सीरियसली एज मानसून वार्निंग। इट इज नॉट एग्जैक्टली सरप्राइजिंग व्हेन द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेज दैट द समर मंथ विल बी हॉट। तो यह आश्चर्य की बात नहीं होगी जब भारतीय मौसम विभाग कह रहा है गर्मी के महीने अत्यधिक गर्म होंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते इसने घोषणा की थी कि देश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी के मौसम यानी मार्च से मई के दौरान सामान्य अधिकतम तापमान से अधिक तापमान का अनुभव होने की उम्मीद है। तो इस तरह से प्रायद्वीपीय तथा उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर जो सामान्य या सामान्य से अधिकतम से भी नीचे रहेगा इसका तापमान। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हीट वेव के बारे में दिया गया है कि हीट वेव इज कंसीडर्ड इफ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए स्टेशन रीचेज एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस आर मोर फॉर प्लेन्स यानी मैदानी क्षेत्र में एंड एटलीस्ट 30 डिग्री आर मोर फॉर हिली रीजन यानी पहाड़ी क्षेत्रों में, यह देख सकते हैं। और यहां पर भी देख सकते हैं कि व्हेन मैक्सिमम टेम्परेचर इज 4.5 डिग्री सेल्सियस आर मोर फ्रॉम नॉर्मल, तो हीट वेव में बी डिस्क्राइब प्रोवाइडेड एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस आर मोर। यानी यह कहां पर? तटीय क्षेत्रों पर, कोस्टल एरियाज की बात की जा रही। अब बढ़ते हैं चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। RLVLEX क्या है जो हाल ही में खबरों में रहा है?
तो दिया गया है कि यह डायनासोर की एक प्रजाति है जिसे भारत में मध्य प्रदेश राज्य में खोजा गया है। दूसरा है, यह फ्रांसीसी दवा कंपनी सनोफी द्वारा विकसित प्रतिजैविकों की एक नई श्रेणी है। तीसरा है, यह हाल ही में खोजा गया सबसे दूर का क्वासर है जिसे जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया है। या चौथा है, यह पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान है जिसका उपयोग गगनयान मिशन के लिए किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें उत्तर डी होगा, क्योंकि RLV-TD जिसे हम क्या कहेंगे, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन, इसे हम RLV-LEX कहेंगे। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे हम इसरो कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन का सफल परीक्षण किया है। इसे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के विकास के में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दोस्तों इसरो और उनके सहयोगियों ने एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज यानी ATR चित्रदुर्ग, ये कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है, ध्यान रखेंगे। तो मैं इस टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया। और दोस्तों इस मिशन को DRDO यानी इसे क्या कहेंगे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन एयरफोर्स की मदद से पूरा किया गया है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, विथ सक्सेसफुल टेस्ट इसरो क्लोजर टू एन इंडियन रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो दोस्तों यह दुनिया में पहला ऐसा मौका था जब एक विंग बॉडी को हेलीकॉप्टर की मदद से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया गया और रनवे पर ऑटोनॉमस लैंडिंग के लिए रिलीज किया गया। दोस्तों रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को भारतीय वायुसेना के एक चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा एक अंडर स्लंग लोड के रूप में 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर रिलीज किया गया। और रिलीज किए जाने के बाद RLV एकीकृत नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम को फॉलो करते हुए लैंडिंग के लिए अप्रोच किया और सफलतापूर्वक अपनी ऑटोनॉमस लैंडिंग पूरी की। और यह व्हीकल लैंडिंग स्पेस री एंट्री लैंडिंग के समान थी, जिस प्रकार कोई स्पेसक्राफ्ट अर्थ के लिए अप्रोच करता है, जो हाई स्पीड और मानव रहित लैंडिंग के समान थी। अब बढ़ते हैं 2014 में आया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। दूसरा कथन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। तीसरा कथन है, राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला कथन जो है वह असत्य है, क्योंकि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1962 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत की गई थी, ना कि 1986 के अधीन। दूसरा है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण। तो दोस्तों यह जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है 2005 में स्थापित किया गया था। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के तहत यह एक वैधानिक निकाय है और यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया था। रही बात तीसरे कथन की, तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण को गंगा नदी यानी कायाकल्प संरक्षण और प्रवर्धन प्राधिकरण आदेश 2016 के तहत राष्ट्रीय गंगा परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और राष्ट्रीय गंगा परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं। तो ऐसे में दूसरा तीसरा कथन सही है, अतः उत्तर बी होगा। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में। हम लोग बात करेंगे जल जीवन मिशन की। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है दोस्तों। इसे 2019 में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। तो जल जीवन मिशन अचीव्स 60% ऑफ कवरेज माइलस्टोन। जो लक्ष्य रखा गया था करीब 60% यह मिशन ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। भारत में 1.55 यानी 1.55 लाख से अधिक गांव यानी कुल गांवों की संख्या का करीब 25% को अब हर घर जल पहुंच रहा है। यानी इन गांवों के प्रत्येक घर के अपने परिसर में
नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध है और चालू वर्ष में जनवरी से मार्च 2023 तक जल जीवन मिशन के तहत प्रति सेकेंड यानी वन टैप कनेक्शन प्रोवाइडेड एवरी सेकेंड अंडर द जेजेएम इन 2023 यानी जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर सेकेंड एक नल कनेक्शन प्रदान किया गया है। यह मिशन 15 अगस्त 2019 को भारतीय प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी और इसका उद्देश्य यह है कि सभी ग्रामीण परिवारों को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में 55 LPCD पर्याप्त दबाव के साथ निर्धारित गुणवत्ता का पानी उपलब्ध कराना है। और दोस्तों 2019 में इस मिशन की शुरुआत के समय 19.43 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.23 करोड़ परिवारों के पास ही नल का जल उपलब्ध था। तो यह जो है जल जीवन मिशन, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आप देख सकते हैं कि भारत में दुनिया की 16% आबादी है, लेकिन ताज़ा जलों का जो संसाधन है केवल 4% है। और ऐसे में हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है यानी भूजल स्तर वह घट रहा है और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका दोहन कर दिया। तो इस तरह से पानी की गुणवत्ता भी बिगड़ती जा रही है, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रही है, फ्लोराइड की मात्रा बढ़ रही है और भी ढेर सारे रासायनिक तत्वों की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमारा जल प्रदूषित होता जा रहा है। तो जलवायु परिवर्तन आदि पीने योग्य पेयजल उपलब्ध कराने प्रमुख चुनौतियां हैं। यही कारण है कि भारत सरकार ने यह जल जीवन मिशन 2019 में शुरू किया और इससे लाभ क्या होगा? तो घरेलू पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति होगी, साफ और पीने योग्य पानी होगा, जिससे जल जनित बीमारियां हैं उस पर हम कंट्रोल कर सकेंगे और इसके साथ साथ जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको हम रीजनरेट कर सकते हैं। बेहतर स्थानीय बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा, कम जल जनित बीमारियां होंगी और पानी की बर्बादी भी कम होगी। अब दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है कि बनिहाल, रोहतांग दर्रा और पालघाट तथा जलेपला दर्रा, इसको आपको उत्तर से दक्षिण क्रम से लगाना है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।